Hello to all, क्लास 11th। यूनिट 5th चल रही है हमारी। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, देखिए। कंसीडर ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया हमने, जिसकी डेफिनेट शेप एंड साइज है, ठीक है। हैविंग मास पार्टिकल m1 m2 m3 dash 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 mn with a distance r1 r2 dash 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 rn from axis of rotation, axis of rotation से एक्स वाई एक्सिस है हमारे पास, m1 m2 dash 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 m3 dash 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 mn with a distance r1 r2 r3 rn। क्लियर है? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास? आई विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, सबको समराइज कर दिया मैंने, m i r i का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ i डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? i डिपेंड नंबर 1 पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस कितनी दूर है, क्योंकि जितनी दूर ये होगी उतना डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा, तो वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सेकंड, शेप ऑफ बॉडी। बॉडी की शेप पर भी डिपेंड करता है भाई। कैसे डिपेंड करता है बॉडी की शेप पर? कि अगर बॉडी की शेप ऐसी है कि मास पार्टिकल दूर दूर है तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बॉडी की शेप ऐसी है कि मास पार्टिकल पास पास है तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ बॉडी वही है, ये भी मास पार्टिकल का डिस्टेंस दूर दूर होता जाएगा साइड पर डिपेंड करते हुए। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अगर मास बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी कम रहेगा, ठीक है। तो हम इसको जनरली क्या कह देंगे? जनरल डेरिवेशन अगर मैं निकालना चाहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m इंटू में r स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ किसका? mass of a body with the square of distance of body from its center of mass, ठीक है। So in general moment of inertia is
product of mass of a body with square of distance from axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मास कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे. देन डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mL2T0. ठीक है. यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये क्या कहता देखिए. It is the energy possessed by a body due to the rotational motion. रोटेशनल मोशन की वजह से जो बॉडी ने एनर्जी पोजेस की है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं. करें एक्सप्रेशन. चलिए एक्सप्रेशन करते हैं. मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास, वही है सब कुछ. लेट अस कंसीडर ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए एक्सिस एक्स वाई ऑफ मास पार्टिकल m1 डिस्टेंस r1, m2 up to mn distance rn. ठीक है. Let a body consist of mass particle m1 m2 dash 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 mn at a distance r1 r2 dash 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 rn from axis of rotation xy. ठीक है. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी हमारे पास. हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ mn vn स्क्वायर. सबकी आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, हाफ m1 v1 को लिख दिया r1 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 को लिख दिया r2 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ m vn को लिख दिया rn इंटू में ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ कॉमन ले लिया, अंदर आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया. अंदर वाली क्वांटिटी क्या बच गई आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर. Then rotational kinetic energy is equal to half into में I into में omega square.
ठीक है. So we can say that kinetic energy of rotation is equal to half I omega square. If omega is equal to 1 हो जाए, then kinetic energy of rotation क्या हो जाएगी? हाफ इंटू आई इंटू 1 इज इक्वल टू I by 2. And I is equal to twice of kinetic energy of rotation. Means क्या हो गया आपके पास? Moment of inertia is equal to twice of kinetic energy of rotation of a body rotating with unit angular velocity. कि twice of kinetic energy of rotation rotating with unit angular velocity. Twice of kinetic energy of rotation कौन सी बॉडी की? जो रोटेट कर रही है यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो यहां से आप एक चीज हो रहा हमें समझ में आ गई. एज वी नो, देखना एक बार, सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है आपके पास? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी v होती है, और गोल गोल वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी ओमेगा होती है. दो वेलोसिटी हैं दोनों. हाफ बी सी में यहां मास है, यहां क्या है? इनर्शिया. यानी हमें समझ में आया जो लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. जैसे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, दो मोशन है. लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का होता है वो यहाँ टॉर्क का होता है, जो यहाँ मोमेंटम का होता है वो यहाँ एंगुलर मोमेंटम का होता है, तो जो यहाँ मास का होता है वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. ठीक है, क्लियर? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन rotational motion as mass m play in linear motion. जैसा लीनियर मोशन में कौन प्ले करता है? मास करता है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हम इसको आगे निकालना चाहें तो हमारे पास आगे 3-4 टॉपिक अब लाइन में आते हैं. पहला टॉपिक है उसमें से, इसी तरीके के टॉपिक से हम चल रहे हैं लगातार. हम इन्हीं बॉडीज को स्टडी करेंगे जो बॉडीज क्या कर रही हैं, एक एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस निकालेंगे. एक है रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन ये क्या देखिएगा भाई, वही काम. लेट अस कंसीडर ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए एक्सिस एक्स वाई ऑफ मास पार्टिकल m1, डिस्टेंस r1, मास पार्टिकल m2, डिस्टेंस r2, मास पार्टिकल mn, डिस्टेंस rn. ठीक है, बीच में बहुत सारे मास पार्टिकल हैं इसके. क्लियर? लेट इसका एक सेंटर ऑफ मास भी है P. ये बात की बात है. चलिए, लेट ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास m1,
m2 mn at distance rn from axis of rotation, axis of rotation से, then we can write, तब हम लिख सकते हैं क्या, I is equal to क्लियर है, बोलिए, लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने सारे पार्टिकल, मास पार्टिकल सेम मास के मान लिए। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 डैश 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 इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू m, ठीक है, दैट इज ऑल द मास पार्टिकल आर ऑफ सेम मास। सारे मास पार्टिकल हमने मान लिए सेम मास के, ठीक है। देन I विल बी इक्वल टू m, सब में m हो जाएगा तो m कॉमन आ जाएगा, m इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर। मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया n से, n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल से, r1 स्क्वायर n, बोलिए डन, चले आगे। नाउ m गुणा n इज इक्वल टू टोटल मास, क्यों, m एक पार्टिकल का मास है और n क्या है, ऑल द पार्टिकल। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो एक बॉडी है आपके पास, उसमें 1 2 3 4 5 ही पार्टिकल है, तो n बराबर हो गया 5। एक पार्टिकल का मास कितना है, 5 किलोग्राम ही है, तो टोटल मास कितना हो गया, 5 पार्टिकल है, एक का मास 5 है, 5 5 25 यानी n गुणा में m, टोटल मास आ गया, टोटल मास लिख दिया। सो I इज इक्वल टू m इंटू में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर बाय n। यहां तक ओके है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है k, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट ए पॉइंट P which is center of mass of body and k is its distance from axis of rotation। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। देन I विल बी इक्वल टू मास, तो m यहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास, और इससे डिस्टेंस है k स्क्वायर। ये भी I, ये भी I, these मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी सेम, सो mk स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कैंसिल, यहां से k है रेडियस ऑफ जायरेशन, k जायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर बाय n। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, क्लियर। तो यहां से डेफिनेशन क्या आएगी रेडियस ऑफ जायरेशन की, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, एक ऐसे पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कौन से पॉइंट का, जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड माना जाता है बॉडी का, यानी सेंटर ऑफ मास। मास पार्टिकल का जो डिस्टेंस अलग अलग है, यानी सबकी रेडियस अलग अलग है। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ
जायरेशन। एक डेफिनेशन तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। सो पहली डेफिनेशन लिख दूं। सो रेडियस ऑफ जायरेशन is perpendicular distance from axis of rotation to that point of object where wool mass of object is supposed to be concentrated। जहां सारा मास क्या माना गया है कि भाई कंसंट्रेटेड है सारा मास, ठीक है, क्लियर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई डेफिनेशन आ गई, स्क्वायर करके एवरेज निकाला है, रूट किया है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल का रूट किया, स्क्वायर किया, रूट किया और फिर मीन निकाला। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये और पार्टिकल का डिस्टेंस है। इससे भी आ गया हमारे पास एक डेफिनेशन, ठीक है। एक और डेफिनेशन क्या आ गई, और it is the root mean square distance of all mass particle from axis of rotation, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस है तो मीटर, डायमेंशन क्या है इसकी, एल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए वही केस है आपके पास। लेट अस कंसीडर ए ऑब्जेक्ट एक्स वाई, ए मास पार्टिकल ऑफ ए बॉडी ऑफ मास पार्टिकल m1, डिस्टेंस m2, r2 डैश 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 mn, डिस्टेंस rn, इज रिवॉल्विंग अराउंड ए एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब चीज लिख लेंगे हम। लेट अस कंसीडर ए बॉडी, लिख देंगे लेट इट इज रिवॉल्विंग with acceleration, with angular acceleration alpha, ठीक है, क्लियर। लेट a1 a2 a3 डैश 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 an is linear acceleration of all मास पार्टिकल, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले सिर्फ एक मास पार्टिकल कंसिडर करते हैं, फोर्स ऑन मास पार्टिकल m1, फोर्स आ गया F1 m1 इंटू में a1, m1 इंटू में a1 को लिख दिया r1 अल्फा, ये आ गया m1 r1 अल्फा। तो मास पार्टिकल टॉर्क कितना आ जाएगा, टो1 इज इक्वल टू, इस पार्टिकल पर आ गया F1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू F1 आ गया M1 R1 अल्फा क्रॉस R1, ये आ गया M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देन फॉर ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा भाई, टो इज इक्वल टू पहले के लिए m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दूसरे के लिए m2 r2 स्क्वायर अल्फा, mn rn स्क्वायर अल्फा, कॉमन आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश
mn/r(n)² इंटू में अल्फा, ये हो गया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में अल्फा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 हो जाए, देन टो इज इक्वल टू अल्फा, एंड इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, एंगुलर एक्सेलरेशन 1 हो जाए, टो इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से क्या आ जाए, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए एक्सिस विद यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी revolving with unit angular acceleration। तो इतना कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।